नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक में। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मेरे एक दोस्त मिले और वो बड़े उदास से थे। उन्होंने ये कहा कि एक पिटीशन फाइल किया था लेटर ऑफ एडमिशन के लिए एक विल की बेसिस पर, और कोर्ट ने उसको डिसमिस कर दिया और क्योंकि वो विल को प्रूव नहीं कर पाया। जो उसमें कुछ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे उसको वो डिस्पेल नहीं कर पाया, उससे बाहर नहीं आ पाए अपने एविडेंस के द्वारा। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि यार समझ नहीं आता ये कोर्ट क्या देखती है, और मेरा टेस्टिंग विटनेस तो आया था, उसने गवाही भी सही दी है, तो क्या बेसिक गाइडलाइंस है कोर्ट के पास या जो ट्रायल कंडक्ट कर रहे हैं एडवोकेट के पास, जिसके तहत वो प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिशन के पिटीशन में सक्सेसफुली प्रूव कर पाएँ विल की वैलिडिटी को। तो वो जो जानना चाहते थे कि क्या मूल मंत्रा है। तो रिसेंटली मैं एक जजमेंट पढ़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने 11 बेसिक गाइडलाइंस दी हैं किसी विल के वैलिडिटी को प्रूव करने की, वसीयत के वैलिडिटी को प्रूव करने की, वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये जजमेंट जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ वो 21 सितंबर 2023 को जस्टिस संजय करोल ने लिखा है। उस जजमेंट से जो फैक्ट हैं वो मैं आपसे बाद में करूँगा। पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइंस बनाए हैं। वो इसके पहले कि मैं उन गाइडलाइंस पे आऊँ, मैं आपको बता दूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइंस को बनाने में जो जजमेंट्स 5 इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स पे रिलाई किया, वो जजमेंट्स 1959 से 2023 तक के पीरियड में लिखे गए हैं। मतलब कि ये समझ लीजिए कि टोटल डेवलपमेंट है इन आफ्टर इंडिपेंडेंस टिल टुडे। इसमें सबसे पहला जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया, और मैंने भी इस पर वीडियो भी बनाया है, और ये बड़ा ही अच्छा जजमेंट है 3 जजेस बेंच का 1959 का, जिसका नाम है वेंकट चलैया अयंगर वर्सेस थिमाजम्मा। इन सभी जजमेंट्स के जो साइटेशन है वो मैं कमेंट सेक्शन में या मैं दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और दूसरा जजमेंट जो है भगवान कौर वर्सेस करतार कौर 1994 का जजमेंट है। तीसरा जो है 2003 का जजमेंट है जानकी नारायण भोयर वर्सेस नारायण नामदेव कदम, ये 2003 का जजमेंट्स है। उसके बाद 2003 के बाद एक 2009 के जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने रिलाई किया, यमनाम ओगबी टैम्पा इबेमा वर्सेस जॉय कुमार सिंह। पांचवा जो जजमेंट है वो 2021 का जजमेंट है, शिव कुमार वर्सेस सरन बशप्पा। तो इस पांचों जजमेंट्स की बेसिस पर जो 11 मूल मंत्रा सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है या दिया है जो गाइडलाइंस के तौर पे, उसमें सबसे पहला ये कहता है जब भी वैलिडिटी को लेकर देखना है तो कोर्ट 2 आस्पेक्ट को कंसीडर करती है। पहला कि ये विल टेस्टेटर के द्वारा, वसीयतकर्ता के द्वारा एग्जीक्यूट किया गया है, और दूसरा कि ये उसका आखिरी विल है। ये पहला गाइडलाइन है। दूसरा है कि कभी भी विल की वैलिडिटी को प्रूव मैथमेटिकल एक्यूरेसी से नहीं किया जा सकता, बल्कि एक प्रूडेंट माइंड को सेटिस्फाई करना हो, उस एविडेंसेस के द्वारा सेटिस्फाई होना चाहिए, और उसको प्रूडेंट माइंड को यूज़ करना है, ना कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी को जज ने फॉलो करना है। तीसरा जो मंत्र है या तीसरा जो प्रिंसिपल है या गाइडलाइन है कि जो भी विल है उसका अटेस्टेशन या एग्जीक्यूशन सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और ये तो एक बेसिक स्टेप है विल को प्रूव करने का कि जो भी एग्जीक्यूशन या अटेस्टेशन हुआ है उस विल का, वो सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट के तहत हुआ है। इसलिए इस पर ज़रा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि टेस्टेटर अपने साइन को या अपने मार्क को या उसके कहने पे जो दूसरे व्यक्ति ने साइन किया है उसके प्रेजेंस में और उसके डायरेक्शन पे, ये जो विल उस पर साइन किया है टेस्टेटर ने, वो उसका इंटेंशन क्लियर था कि वो क्यों साइन कर रहा है और किस डॉक्यूमेंट पे कर रहा है और उसका क्या इफ़ेक्ट होगा
तो इस कहने का मतलब ये है कि विल के अटेस्टेशन या प्रूव करने में सबसे पहले ये देखना होता है कि जो टेस्टेटर था उसकी मर्जी थी, फ्री विल से उसने साइन किया है उस डॉक्यूमेंट को। दूसरा कि अटेस्टेशन हमेशा 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों को होना चाहिए, लेकिन कभी भी कोई पर्टिकुलर फॉर्म चूँकि प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो इस कोई पर्टिकुलर फॉर्म इस अटेस्टेशन का प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है। बस अटेस्टेशन होना चाहिए 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्तियों का विल पे। तीसरा जो इसी थर्ड पॉइंट में ही जो तीसरा एस्पेक्ट है वो कि जो भी अटेस्टिंग विटनेस हैं उन्होंने देखा है साइन करते हुए वसीयतकर्ता को, टेस्टेटर को अपने, और जो या उससे एक पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ले लिया है कि जो ये साइन है वो टेस्टेटर का ही है। इसी में चौथा पॉइंट जो है कि जो भी अटेस्टिंग विटनेस हैं, हर एक विटनेस ने जो टेस्टेटर है उसके प्रेजेंस में साइन किया है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि सारे अटेस्टिंग विटनेस इकट्ठे प्रेजेंट हों। इसका मतलब ये है कि अगर नहीं भी प्रेजेंट है अटेस्टिंग विटनेस तो वो पर्सनल एक्नॉलेजमेंट ले सकते हैं टेस्टेटर का कि उसने वो साइन किया है। अब जो मूल मंत्रा में चौथा, ये जितने मैंने डिस्कस किए वो तीसरे का हिस्सा था, जो सेक्शन 63 इंडियन सेक्शन एक्ट के तहत जो गाइडलाइंस है, जो रूल्स हैं उसको फॉलो करने का। चौथा पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि एटलीस्ट एक अटेस्टिंग विटनेस जो है वो कोर्ट आके प्रूव कर सकता है, और अगर उसने प्रूव कर दिया तो दूसरे को एग्जामिन करने की ज़रूरत ऑप्शनल हो जाती है अगर उसके एविडेंस से अटेस्टेशन ड्यूली प्रूव हो रहा है। अब इसी गाइडलाइंस में जो पांचवा मूल मंत्र है कि जो अटेस्टिंग विटनेस कोर्ट आता है वो केवल ये नहीं कहे कि टेस्टेटर ने मेरे सामने साइन किया है, बल्कि वो ये कहे कि जो दूसरे विटनेस हैं उन्होंने भी साइन किया है टेस्टेटर के प्रेजेंस में साइन किया है। जो उसको कहना है कि जो विटनेस कोर्ट आता है उसको ये कहना है कि सिग्नेचर जो टेस्टेटर है उसने उसके प्रेजेंस में साइन किया है, और दूसरे जो विटनेसेस हैं वो भी साइन किए हैं टेस्टेटर के प्रेजेंस में। जैसे एक सिनेरियो एक कीजिए कि एक टेस्टेटर है, वो विल बनाया और बैठ गया, पहले एक विटनेस आया, उसने साइन कर दिया, टेस्टेटर ने भी और विटनेस ने भी। अब दूसरा विटनेस आता है तो वो टेस्टेटर से पूछेगा कि हाँ भाई ये साइन आपके हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट ले लेगा, फिर वो अपने सिग्नेचर को अपना सिग्नेचर करेगा उस पर। अब छठा पॉइंट है कि जब एक विटनेस से एग्जामिन कर लिया टेस्टिंग विटनेस को और वो प्रूव कर दिया तो हम दूसरे टेस्टिंग विटनेस को ना भी बुलाएं तो भी चल सकता है। सातवां पॉइंट है कि अगर आपके विटनेस अवेलेबल हैं, दूसरे विटनेस, और वो आ सकते हैं कोर्ट, तो उनको बुलाइए, क्योंकि वो सप्लीमेंट कर देंगे एविडेंस को जो पहला टेस्टिंग विटनेस दिया है, और आपके केस को फोर्टिफाई कर देंगे। आठवां पॉइंट है कि जब भी कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करता है आपके अटेस्टेशन को लेकर, एग्जीक्यूशन को लेकर, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोपाउंडर ऑफ विल की होती है, जो विल पे रिलाई कर रहा है, जो विल लेकर आया उसकी होती है कि वो उसको डिस्पेल करे, उसको रिमूव करे। जितने भी लेजिटिमेट सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस सबको एक एक करके एक्सप्लेन करे, रिमूव करे। इसलिए जो इनिशियल बर्डन होता है प्रोपाउंडर पे वो काफ़ी हैवी होता है, और उसका एविडेंस स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए अगर कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है। अब 9वां पॉइंट ये है कि इन सब चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने एक टेस्ट ऑफ जुडिशियल कंसाइंस को डेवलप किया है, जिसके पीछे पर्पस होता है कि जहाँ भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हैं विल के एग्जीक्यूशन को लेकर, वो कोर्ट इंश्योर करेगी प्रोबेट देने के पहले कि उसका कंसाइन सेटिस्फाई हो गया है। और उसने सबसे पहले ये देखना है कोर्ट ने कि जो टेस्टेटर था वो इस बात से पूरा अवेयर था कि वो किस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है और उसका इफेक्ट क्या होना है, और उसके मरने के बाद उसको इफेक्ट में आना है, तो अपने उसके प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन कैसे होना है। तो वो उसको कंसेस होना चाहिए, उसको अवेयर होना चाहिए कि वो किस डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहा है। दूसरा जो कोर्ट ने इंश्योर करना है कि जो टेस्टेटर है वो साउंड डिस्पोजिंग माइंड पे है,
जिस समय वो विल को एग्जीक्यूट कर रहा है। तीसरा जो कोर्ट ने इंश्योर करना है जुडिशल कंसाइंस ने, कि जो टेस्टेटर है वो फ्री विल से विल को एग्जीक्यूट किया है, कहीं भी एलिमेंट ऑफ फ्रॉड और कोअर्सन नहीं है। अब 10वां पॉइंट हो गया कि अगर कोई व्यक्ति ये एलिगेशन लगाता है कि जो विल है वो फोर्स्ड है, फैब्रिकेटेड है, तो वो उस व्यक्ति की जिम्मेवारी होती है कि वो इसको प्रूव करे कि विल जो एग्जीक्यूट किया गया है उसमें फ्रॉड इन्वॉल्व है, फैब्रिकेशन है या अनड्यू इन्फ्लुएंस है या इस तरह की कोई चीज़ें हैं। अगर वो नहीं भी कोई एलिगेशन लगाता है फ्रॉड का, लेकिन अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस तरह का कोई चीज़ उसके एविडेंस से आ रहा है, फिर कोर्ट ने ये देखना है कि जो सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस का जो जिक्र हो रहा है वो रियल होना चाहिए और कॉमन माइंड को या सिंपल माइंड को वो सेटिस्फाई करना चाहिए कि ये सर्कमस्टांसेस सस्पिशियस हैं। ये केवल फैंटेसी ऑफ डाउटिंग माइंड नहीं होना चाहिए, ये वर्ड इन्होंने कोर्ट ने यूज़ किया कि ये केवल डाउटिंग माइंड का फैंटेसी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ सब्सटेंस चाहिए। अब ये सवाल उठता है कि क्या हो सकता है सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस और क्या उसके पर्टिकुलर फीचर्स होते हैं या फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस होते हैं। तो इसमें बड़ी मोटी सी बात है कि हर एक केस के अपने फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस हैं, उससे निकल के आता है कि क्या डाउटिंग, क्या सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है, क्या डाउटफुल है। मोटे तौर पे तो हम इसको ये कह सकते हैं कि कोई भी सर्कमस्टांसेस जो सस्पिशियस की सस्पिशन क्रिएट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि शैकी हैंड राइटिंग या उसका ये आ जाना कि जिस समय वो एग्जीक्यूट किया वो फ्री विल पे नहीं था, या जो टेस्टेटर था वो ये समझ नहीं पाया कि वो किस डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है। इसमें एक चीज़ ये भी देखते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी का, जो प्रोपाउंडर है उसके फेवर में ज़्यादा प्रॉपर्टी है और दूसरे जो लोग हैं उनके अनफेयर और अनजस्ट डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉपर्टी का। तो इस तरह का कोई भी चीज़ सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस हो सकता है। तो कोर्ट ने ये 11 मूल मंत्रा डेवलप किया इन पीछे के सारे जजमेंट को स्टडी करके 21 सितंबर 2023 को, और ये जजमेंट लिखा है जैसे मैंने पहले बताया जस्टिस संजय करोल ने। संजय करोल जी की अभी पिछले वीडियो में भी मैंने एक जजमेंट पे जिक्र किया था, उनके द्वारा लिखा हुआ विल पे ही जजमेंट था और बहुत बढ़िया जजमेंट था। आप उस विल को, उस वीडियो को देखिए, इसका जस्ट पिछला वीडियो। अब मैं बताऊं कि जिस केस में ये डेवलप हुआ 11 गाइडलाइंस, प्रिंसिपल्स या मूल मंत्रा, उस केस का नाम है मीना प्रधान वर्सेस कमला प्रधान और इसका साइटेशन जो इंडिपेंडेंट साइटेशन होता है 2023 INAC 847। इस केस में क्या होता है कि बहादुर प्रधान अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स लेने के बाद कमला प्रधान से शादी करता है, सेकंड मैरिज करता है। पहली पत्नी से उसको एक बेटा और एक बेटी होती है, दूसरी पत्नी से फिर एक बेटी होती है। बाद में अपने मरने से ठीक 7 दिन पहले वो एक विल लिखता है, इसमें सारी प्रॉपर्टी अपनी दूसरी पत्नी और उसकी बेटी को दे देता है। ये दोनों लेटर ऑफ एडमिशन के लिए पिटीशन फाइल करते हैं। कोर्ट पिटीशन अलाउ कर देती है, चूँकि दो जो अटेस्टिंग विटनेस होता है उसमें से एक अटेस्टिंग विटनेस आकर कोर्ट में विल को प्रूव कर देता है। इस तरह से मुद्दा ट्रायल कोर्ट ने तो लेटर ऑफ एडमिशन दे दिया। उसके बाद जब हाई कोर्ट जाते हैं अपोजिट पार्टी, तो वो भी डिसमिस हो जाता है, क्योंकि उनका अपोजिट पार्टी का मेन क्लेम, मेन ग्राउंड ये था कि ये फोर्ज्ड एंड फैब्रिकेटेड विल है। तो हाई कोर्ट भी अफर्म कर देती है ट्रायल कोर्ट के जजमेंट को, जिसमें लेटर ऑफ एडमिशन दिया गया था, अलाउ किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने ये मैटर पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहली चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट के दिमाग में था कि जब दो कंकरेंट फाइंडिंग है फैक्ट पे, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करने का स्कोप है, ज़रूरत है सुप्रीम कोर्ट को, क्या सफिशिएंट ग्राउंड्स है इंटरफेयर करने का दो कंकरेंट फाइंडिंग पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विटनेस आया था उसने ड्यूली प्रूव कर दिया एग्जीक्यूशन को और उसमें कोई ऐसा सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस नहीं है जिसको कि कोर्ट ने डील नहीं किया या दूसरी पार्टी ने रेज किया, उस पर एविडेंस लीड किया। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर हैं वो बिल्कुल सही हैं। जो एलिगेशन डिफेंडेंट्स लगा रहे थे वो उस डिफेंडेंट्स को कि वो
ड्यूली एग्जीक्यूटेड नहीं है या फॉल्स है, फैब्रिकेटेड है, वो प्रूव नहीं कर पाया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई ग्राउंड नहीं है इसको इंटरफेयर करने का, इस 2 कंकरेंट जजमेंट्स को। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।